एक हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ए. कलश मिशन, बी. क्रूज भारत मिशन, सी. समुद्रयान मिशन, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन के लिए एक वैश्विक हब और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इस मिशन को विभिन्न नियामक एजेंसियों के सहयोग से लागू करेगा। भारतीय बंदरगाह संघ के तहत क्रूज विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी स्थापित किया जाएगा। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में चलेगा। 2. हार्पून मिसाइल, जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए. चीन, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। ताइवान ने अमेरिका से 100 भूमि आधारित हार्पून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त की। हार्पून मिसाइल RGM-84 UGM-84 AGM-84 1977 से सेवा में है और इसके वायु जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले संस्करण हैं। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख विशेषताओं में सभी मौसम में काम करने की क्षमता, ओवर द होराइजन क्षमता, निम्न स्तरीय समुद्री स्किमिंग प्रक्षेपवक्र और सक्रिय रडार मार्गदर्शन शामिल हैं। इसकी लंबाई 4.5 मीटर, वजन 526 किलोग्राम और यह 221 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है। यह जीपीएस सहायता नेविगेशन का उपयोग करके 90 से 240 किमी की सीमा में भूमि प्रहार और एंटीशिप मिशन दोनों को अंजाम दे सकती है। 3 मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का नाम क्या है? ए. BMP-2, बी. व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP, सी. स्ट्राइकर, डी. सर्वात्रा। सही उत्तर बी. व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP 881 एक भारतीय मूल का वाहन है जिसका अंतिम असेंबली कासाब्लांका, मोरक्को में की जा रही है। यह टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और मोरक्को रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। यह हल्का बख्तरबंद वाहन सैनिकों को परिवहन करने और विभिन्न भूमिकाएं निभाने में सक्षम है, जिनमें चिकित्सा, निकासी और निगरानी शामिल हैं। मोरक्को की यह सुविधा स्थानीय रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य मोरक्को की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है। 4 हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की है? ए. फिनलैंड, बी. यूक्रेन, सी. इजराइल, डी. ईरान। सही उत्तर ए. फिनलैंड। नाटो 2025 में फिनलैंड में रूस की सीमा के पास एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा ताकि संघर्ष के दौरान उत्तरी यूरोप में भूमि संचालन की देखरेख की जा सके। यह कदम रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फिनलैंड की हालिया नाटो सदस्यता के अनुरूप है। नई कमान फिनलैंड के मिक्केली में स्थित मौजूदा भूमि बल कमान के साथ मिलकर काम करेगी। 5. हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है? ए. IIT बॉम्बे, बी. IIT दिल्ली, सी. IIT मद्रास, डी. IIT कानपुर। सही उत्तर सी. IIT मद्रास।
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक नई विधि खोजी है, जिसमें हल्के लेजर प्रेरित संवहन कन्वेक्शन का उपयोग करके रेटिना में दवा की आपूर्ति को बेहतर बनाया जाता है। उन्होंने विभिन्न उपचार प्रकारों का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशंस का उपयोग किया, जिसमें ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण हीट एंड मास ट्रांसफर पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभिनव दृष्टिकोण भारत में लगभग 1.1 करोड़ लोगों को रेटिना विकारों से लाभान्वित कर सकता है। वर्तमान में रेटिना के आंसू, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्यूलर एडिमा और रेटिनल वेन ओक्लूजन जैसी स्थितियों के उपचार के लिए लेजर आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। 6. हाल ही में अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण किन 2 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है? A. फ्रांस और इटली, B. स्लोवेनिया और लिक्टेनस्टाइन, C. इटली और स्विट्जरलैंड, D. जर्मनी और ऑस्ट्रिया। सही उत्तर C. इटली और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और इटली ने अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमा को पुनः निर्धारित किया है। स्विस इटालियन सीमा के कई हिस्से ग्लेशियर रिजलाइंस द्वारा निर्धारित होते हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने के साथ बदल रहे हैं। पुनः निर्धारित खंड मैटरहॉर्न के नीचे स्थित है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। 2022 से 2023 में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने अपनी बर्फ की मात्रा का 10% खो दिया, जो कि एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। स्विट्जरलैंड की आधे से अधिक बिजली हाइड्रोइलेक्ट्रिक सुविधाओं से आती है, जो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण भी जोखिम में है। 7. हाल ही में WHO ने एलिनिटी MMPXV एसे, एक रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट को किस वायरस के लिए मंजूरी दी है? A. MPOX, B. जिका, C. डेंगू, D. अबोला। सही उत्तर A. MPOX। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एलिनिटी MMPXV एसे, जो MPOX के लिए एक रियल टाइम PCR टेस्ट है, को मंजूरी दी है। यह टेस्ट त्वचा के घावों से लिए गए स्वैब का उपयोग करके वायरस का पता लगाता है और तुरंत परिणाम प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य कर्मियों को संदिग्ध MPOX मामलों की तेजी से पुष्टि करने में मदद करता है, जिससे प्रकोप नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस वर्ष 16 अफ्रीकी देशों में MPOX के कारण 800 से अधिक मौतें हुई हैं और सीमित परीक्षण के कारण इसका प्रसार बढ़ा है। एलिनिटी MMPXV एसे WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL में शामिल पहला MPOX टेस्ट है, जो स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान तेज उपलब्धता सुनिश्चित करता है। MPOX एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मानव संपर्क और संक्रमित जानवरों के माध्यम से फैलती है। 8. विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. 6 अक्टूबर, B. 7 अक्टूबर, C. 8 अक्टूबर, D. 9 अक्टूबर। सही उत्तर B. 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को कपास के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कपास किसानों और कपास उद्योग द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। कपास का उपयोग न केवल वस्त्रों में होता है, बल्कि पशु आहार, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल में भी होता है। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। 9. दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थीं? A. जिम्नास्टिक, B. बैडमिंटन, C. हॉकी, D. टेनिस। सही उत्तर A. जिम्नास्टिक। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की।
वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में प्रोडुनोवा वॉल्ट प्रदर्शन करते हुए पदक से थोड़ा चूक गई। दीपा ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2018 में तुर्की में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2024 में ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता। 10 माइक्रोआरएनए की खोज के लिए 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए. हंस क्लीवर्स और एरिक टोपोल, बी. स्टुअर्ट ऑर्किन और पीटर बार्न्स, सी. विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्कुन, डी. पॉल रिडकर और फ्रांसिस कॉलिंस। सही उत्तर सी. विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्कुन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्कुन को प्रदान किया गया है। उन्हें माइक्रोआरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। माइक्रोआरएनए जीन गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नोबेल असेंबली ने कहा कि उनकी खोज यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कार्य करते हैं। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का पुरस्कार मिला है, जो लगभग $1.1 मिलियन के बराबर है। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ए. अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, बी. अंतरिक्ष और स्थिरता, सी. अंतरिक्ष में महिलाएं, डी. चंद्रमा, तारों तक का द्वार। सही उत्तर ए. अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित एक विषय का पालन करता है। 2024 का विषय अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन है। यह विषय चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह शिक्षित और प्रेरित करना है कि अंतरिक्ष अन्वेषण कैसे पृथ्वी की जलवायु की समझ और प्रबंधन में सुधार कर सकता है। यह बेहतर भविष्य के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जलवायु विज्ञान के बीच साझेदारी पर केंद्रित है। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए. म्यांमार, बी. मलेशिया, सी. लाओ पीडीआर, डी. इंडोनेशिया। सही उत्तर सी. लाओ पीडीआर। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्तमान आसियान अध्यक्ष लाओ पीडीआर कर रहा है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्षों का जश्न मना रहा है, जिसमें आसियान संबंध महत्वपूर्ण हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन उनके व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का मूल्यांकन करेगा और भविष्य के सहयोग पर चर्चा करेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देता है और नेताओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलनों के दौरान द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। 13. हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? ए. चित्रदुर्गा घास का मैदान, बी. कोलार घास का मैदान, सी. हेसरघट्टा घास का मैदान, डी. नागरहोल घास का मैदान। सही उत्तर सी. हेसरघट्टा घास का मैदान। कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में हेसरघट्टा घास के मैदान को ग्रेटर हेसरघट्टा घास का मैदान संरक्षण रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय बेंगलुरु में शहरी विस्तार के बीच हरित स्थानों की रक्षा के लिए है। यह क्षेत्र 5010 एकड़ में फैला है, जिसमें कई झीलें और वन क्षेत्र शामिल हैं।
यह कदम पर्यावरण संरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करता है और 2021 में प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार किया गया। 14 ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? ए. बैक्टीरियल, बी. फंगल, सी. वायरल, डी. परजीवी। सही उत्तर ए. बैक्टीरियल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। ट्रेकोमा बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है और आंखों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित व्यक्तियों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह अपरिवर्तनीय अंधता का कारण बन सकता है। यह मुख्य रूप से खराब पर्यावरणीय स्थितियों वाले समुदायों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में 150 मिलियन लोग जोखिम में हैं, जिनमें से 6 मिलियन लोग अंधे हैं। 15 अगस्त्यमलाई बैम्बूटेल, जो समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? ए. डैम्स फ्लाई, बी. मछली, सी. मकड़ी, डी. बीटल। सही उत्तर ए. डैम्स फ्लाई। शोधकर्ताओं ने केरल के तिरुवनंतपुरम के मंजनडिनिनविला में अगस्त्यमलाई बैम्बूटेल नामक एक नई डैम्स फ्लाई प्रजाति की खोज की है। यह दुर्लभ प्रजाति बैम्बूटेल समूह से संबंधित है, जो अपने लंबे बेलनाकार पेट के कारण बांस की टहनियों जैसी दिखती है। इसे पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई क्षेत्र में पाया गया। इस जीनस की एकमात्र अन्य प्रजाति मलाबार बैम्बूटेल है, जो कूर्गवेनाड में स्थित है। अगस्त्यमलाई बैम्बूटेल को इसके पंखों में एनल ब्रिज नस की अनुपस्थिति से पहचाना जा सकता है। इसका लंबा काला शरीर है जिसमें चमकीले नीले निशान होते हैं और यह मलाबार बैम्बूटेल से कुछ विशिष्ट शारीरिक संरचनाओं में भिन्न होता है। 16 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? ए. गुजरात, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. हरियाणा। सही उत्तर बी. उत्तराखंड। उत्तराखंड 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक करेगा और अगले शीतकालीन खेलों की भी मेजबानी करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। यह पहली बार होगा जब शीतकालीन खेल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए प्रतिभा की पहचान करना है। पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किए गए थे, जिन्हें मूल रूप से ऑल इंडिया ओलंपिक खेल कहा जाता था। 17 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण, बी. रजत, सी. कांस्य, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी. कांस्य। भारत की पुरुष टीम ने 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता जब वे सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 0-3 से हार गए। यह पुरुष टीम इवेंट में भारत का लगातार तीसरा कांस्य है, जो 2021 और 2023 के बाद आया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को उच्च रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 18 टेलीमैनस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. कृषि, बी. मानसिक स्वास्थ्य, सी. शिक्षा, डी. खेल। सही उत्तर बी. मानसिक स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया और टेलीमैनस के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस वर्ष की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। टेलीमैनस का उद्देश्य पूरे भारत में 24/7 टेलीमानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से किफायती मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। 19 हाल ही में किस अनुसंधान संस्था ने TDP1 टायरोसिल DNA फॉस्फोडाइएस्टरेज 1 को कैंसर उपचार के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है? ए. भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। बी. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। सी. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली। डी. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। सही उत्तर बी. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने TDP1 नामक DNA मरम्मत एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर उपचार के लिए एक नया लक्ष्य खोजा है। TDP1 यानी टायरोसिल DNA फॉस्फोडाइएस्टरेज एक मानव में DNA मरम्मत के लिए आवश्यक है क्योंकि यह क्षतिग्रस्त DNA बेस को हटाता है। यह खोज कैंसर उपचार में सटीक चिकित्सा के लिए एक आशाजनक मार्ग खोलती है, विशेष रूप से उन कैंसर के लिए जो मौजूदा उपचारों के प्रति प्रतिरोधी हैं। 20 विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए. 11 अक्टूबर। बी. 12 अक्टूबर। सी. 13 अक्टूबर। डी. 14 अक्टूबर। सही उत्तर बी. 12 अक्टूबर। विश्व आर्थराइटिस दिवस वार्ड 12 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि आर्थराइटिस और रूमेटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसका उद्देश्य इन स्थितियों और उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव की समझ को बेहतर बनाना है। ध्यान शुरुआती निदान, आत्म प्रबंधन और उचित उपचार तक पहुंच पर है। 2024 का विषय सूचित विकल्प बेहतर परिणाम है, जो आज के डिजिटल युग में रूमेटिक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए जानकारी की बेहतर पहुंच पर जोर देता है। 21 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है? ए. वाराणसी। बी. गोरखपुर। सी. अयोध्या। डी. प्रयागराज। सही उत्तर ए. वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में हिंदी साहित्य को समर्पित भारत का पहला भाषा संग्रहालय शुरू कर रही है। यह संग्रहालय कबीरदास और मुंशी प्रेमचंद जैसे प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों की पांडुलिपियों, फोटोग्राफ और दस्तावेजों को प्रदर्शित करेगा। 25 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसमें एक एम्फीथिएटर और बगीचा शामिल होगा, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करेगा। यह पहल काशी के हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व और इसके प्रमुख साहित्यकारों को उजागर करती है। 22 सारस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? ए. नई दिल्ली। बी. गुरुग्राम। सी. इंदौर। डी. जयपुर। सही उत्तर बी. गुरुग्राम। सारस आजीविका मेला 2024 का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और निर्दप्र द्वारा 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम में किया जा रहा है। लगभग 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिला कारीगर इसमें भाग ले रही हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिनमें तसर साड़ियाँ, बाघ प्रिंट, पटोला साड़ियाँ, कांथा साड़ियाँ और राजस्थानी प्रिंट शामिल हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की लकड़ी की कला, जम्मू और कश्मीर के सूखे मेवे और हथकरघा, और झारखंड के पलाश और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे उत्पाद ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 23 किस मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए IGOT लैब की स्थापना की है? ए.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सी, शहरी विकास मंत्रालय। डी, रक्षा मंत्रालय। सही उत्तर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए आईजीओटी लैब की स्थापना की है। यह पहल 19 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों को आईजीओटी पोर्टल पर लाने का लक्ष्य रखती है और बजट प्रबंधन और नेतृत्व सहित 16 चयनित पाठ्यक्रम प्रदान करती है। सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय प्रत्येक तिमाही में सबसे अधिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कर्मचारियों को मान्यता देगा। यह कदम मंत्रालय की क्षमता निर्माण कैलेंडर की समीक्षा के बाद लिया गया है और कौशल संवर्धन, पारदर्शिता और समय पर शिकायत निवारण के महत्व को रेखांकित करता है। 24 स्पेसएक्स द्वारा हवा में रॉकेट पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना का क्या नाम है? ए, रोबोकैचर। बी, मेचाजिल्ला। सी, मेगाबॉट। डी, स्टारआर्म। सही उत्तर बी, मेचाजिल्ला। स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट को मेचाजिल्ला संरचना का उपयोग करके उतारने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। मेचाजिल्ला स्पेसएक्स के स्टारबेस में 400 फीट लंबी रॉकेट पकड़ने वाली संरचना है। इसमें 2 बड़े यांत्रिक भुजाएं हैं, जिन्हें चॉपस्टिक्स कहा जाता है, जो लौटते हुए सुपर हेवी बूस्टर को हवा में पकड़ने के लिए होती हैं। लॉन्च के बाद बूस्टर अलग हो जाता है और नियंत्रित थ्रस्टर्स के साथ उतरता है और मेचाजिल्ला की भुजाओं द्वारा पकड़ा जाता है। यह विधि पुनः उपयोग और कुशल रॉकेट रिकवरी को सक्षम बनाती है। यह लॉन्च लागत को कम करती है और बूस्टर के त्वरित पुनर्निर्माण और पुनः उपयोग की अनुमति देकर स्थिरता को बढ़ावा देती है। 25 अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, हड्डियों की घनत्व मापना। बी, व्यक्ति की आयु निर्धारित करना। सी, रक्त समूह का पता लगाना। डी, मधुमेह के स्तर का आकलन करना। सही उत्तर बी, व्यक्ति की आयु निर्धारित करना। मुंबई की एक अदालत ने यह जांचने के लिए अस्थिकरण परीक्षण का आदेश दिया कि क्या राजनीतिक नेता की हत्या के मामले में संदिग्ध नाबालिग है। अस्थिकरण परीक्षण हड्डियों का विश्लेषण करता है ताकि आयु का अनुमान लगाया जा सके। यह क्लेविकल, स्टर्नम और पेल्विस जैसी विशिष्ट हड्डियों के एक्सरे का उपयोग करता है। इन हड्डियों को चुना जाता है क्योंकि वे व्यक्ति की परिपक्वता के साथ महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरती हैं। उदाहरण के लिए, क्लेविकल के कुछ विकास चरणों में जुड़ने से आयु का संकेत मिलता है। यह परीक्षण फोरेंसिक विज्ञान और कानूनी मामलों में आयु स्थापित करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है। यह विकास विकारों वाले बच्चों में कंकाल की परिपक्वता का आकलन भी कर सकता है। 26 हाल ही में किस राज्य ने लामलाई महोत्सव मनाया? ए, मणिपुर। बी, ओडिशा। सी, सिक्किम। डी, मिजोरम। सही उत्तर ए, मणिपुर। मणिपुर के टेंगनौपाल जिले में मारिंग समुदाय ने वार्षिक लामलाई पूर्व फसल महोत्सव मनाया। यह महोत्सव पारंपरिक खौसाब, युद्ध नृत्य, जुलूस के साथ गांव में शुरू हुआ। यह मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्वजों का सम्मान करता है और एकता को बढ़ावा देता है। महोत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते हैं, जिसमें नालियां, सड़कें और रास्ते शामिल हैं। लामलाई महोत्सव फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। 27 हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? ए, कृषि। बी, वस्त्र। सी, हथियार। डी, आईटी। सही उत्तर बी, वस्त्र। समर्थ योजना सरकार की एक पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है।
वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के लिए इसका बजट 495 करोड़ रुपए है। यह 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है, जो संगठित वस्त्र उद्योगों में रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जबकि कताई और बुनाई को बाहर रखती है। यह कार्यक्रम मौजूदा श्रमिकों के कौशल उन्नयन और हथकरघा एवं हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रों का समर्थन करता है, जिसमें महिलाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 2.89 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 28 कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? ए. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, बी. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SACL, सी. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL, डी. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL। सही उत्तर बी. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SACL। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SACL, जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, ने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में भारत की 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। SACL अब 4 अमृत फार्मेसी संचालित करने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। अमृत फार्मेसी जेनेरिक और जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाएं, इम्प्लांट्स और सर्जिकल उपभोग्य वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा लक्ष्यों का समर्थन करती है और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ मिलकर सस्ती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करती है। 29 हाल के अध्ययन के अनुसार किन 2 देशों में दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता है? ए. म्यांमार और चीन, बी. भूटान और नेपाल, सी. चीन और बांग्लादेश, डी. म्यांमार और श्रीलंका। सही उत्तर ए. म्यांमार और चीन। फ्रीडम हाउस की फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट में चीन इंटरनेट स्वतंत्रता में सबसे निचले स्थान पर है। रिपोर्ट ने जून 2023 से मई 2024 तक इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया, जिसमें पहुंच की बाधाएं, सामग्री की सीमाएं और उपयोगकर्ता अधिकारों का उल्लंघन शामिल थे। चीन ने यह स्थान म्यांमार के साथ साझा किया। दोनों का स्कोर 100 में से 9 रहा, जो सभी देशों में सबसे कम था। चीन ने अपने घरेलू इंटरनेट को वैश्विक नेटवर्क से अलग करने के प्रयास तेज कर दिए। चीनी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया और VPN उपयोगकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया। 30 किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर सी. हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है। यह पहल मरीजों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है, जो आमतौर पर डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 रुपये से 25,000 रुपये खर्च करते हैं। हरियाणा सरकार इन खर्चों को वहन करेगी, जिससे वह कमजोर समुदायों का समर्थन करने और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है।